बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, भारत के हालिया इक़दाम से जिसमें आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा शामिल है, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल बदस्तूर कशीदा है। 12 रोज़ से वहाँ पर कर्फ्यू का नफाज अमल में जो लाया गया है वो आज भी उसी तरीके से जारी है। वहाँ पर जिस अंदाज में पहले पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया गया, फिर क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल हुआ, वहाँ के बाद हम देख रहे हैं कि मुसलसल जो गम गुस्सा है मुसलमानों का वो बढ़ता चला जा रहा है। और सिर्फ यही नहीं है, आज जगह जगह हमने देखा है कि कश्मीर से इजहार यकजहती के लिए मुख्तलिफ रैलीज़ निकाली गई हैं। एक यौम स्याह के तौर पर बाकायदा इसको आज पाकिस्तान में मनाया गया है और कश्मीर से भी ऐसी ही आवाज़ें उठ रही हैं। जो भारतीय मीडिया माने ना माने, वहाँ से तो अब हम देख रहे हैं कि रोज़ाना की बुनियाद पर ये खबरें आ रही हैं कि सब अमन है, लेकिन जो असल मीडिया रिपोर्ट कर रहा है, जो इंटरनेशनल मीडिया, वहाँ कुछ सहाफ़ी गए हैं, वो वहाँ की जो सूरत हाल दिखा रहे हैं, वहाँ जिस अंदाज में एहतजाज जारी हैं। और पहली बार कश्मीर के हवाले से ना सिर्फ, बल्कि मोदी के हवाले से, इंडियन प्राइम मिनिस्टर के हवाले से जो आलमी जरीदे जिस अंदाज में लिख रहे हैं वो भी किसी से ढका छुपा नहीं है। और मोदी को हिटलर, साइलेंट हिटलर के नाम से भी मुख्तलिफ जरीदों ने पुकारा है। और ये वही बात है जो वज़ीर आज़म इमरान ख़ान ने भी पिछले दिनों की है। उनके ट्वीट्स अगर आप देख लें तो उन्होंने मुसलसल इस पर ये जिक्र किया है कि RSS आइडियोलॉजी जो है वो मोदी आगे लेकर बढ़ रहा है और ये सिर्फ मुसलमानों के लिए या कश्मीर के लिए या पाकिस्तान के लिए ख़तरा नहीं होगा, बल्कि इससे कोई भी अक़लियत और कोई भी मुल्क महफूज नहीं रहेगा। ये उन्होंने कहा कि इसका जो दायरा है वो बढ़ता ही चला जाएगा। लेकिन इस बार एक अच्छा आगाज़ ये हुआ है कि कश्मीर के हवाले से, क्योंकि हमारे यहाँ फ़ॉरेन मिनिस्टर की जानिब से ख़त भी लिखा गया था यूनाइटेड नेशंस को, कल उन्होंने एक मीटिंग कॉल कर ली है। क्या वाकई ये एक अच्छा नुक्ता आगाज़ साबित हो सकता है कश्मीर के लिए और कश्मीरी अवाम के लिए? और अगर इस बार यूनाइटेड नेशंस अपनी रेजोल्यूशंस पे अमल नहीं करवा सकता या उसमें नाकामी होती है, तो बहुत सारे लोग खुदा न खास्ता एक तीसरी आलमी जंग का जिक्र भी करते नजर आते हैं। यूनाइटेड नेशंस के पास ये आखिरी मौका होगा इस प्लैनेट को सेव करने के लिए, बचाने के लिए। ये आपको जगह जगह ऐसी डॉक्यूमेंट्रीज नजर आएंगी, जगह जगह इन ख्यालात का इजहार किया जा रहा है। क्या वाकई कल यूनाइटेड नेशंस इस मामले को उतना ही संजीदगी से लेगा जिस तरीके से आज हमें बताया गया कि रशिया की तरफ से मौक़िफ़ ये आया है कि वो कश्मीर की मुखालफत नहीं करेंगे। इजलास में उनकी तरफ से फैसला किया गया है। अच्छी चीज़ तो ये भी हुई है कि ये जो बिग 5 हैं, इनमें से किसी मुल्क ने इजलास बुलाने की मुखालफत नहीं की है। ये भी एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है। चाइना का तो हम पहले ही जिक्र करते थे कि हमारे साथ है, लेकिन बाकी ममालिक ने भी साथ दिया है। लेकिन बात यह है कि अब ये मामला आगे किस तरीके से जाएगा। क्या वाकई प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब जिन ख़यालात का या जिन खदशात का इजहार कर रहे हैं, अगर वो दुरुस्त साबित होते हैं तो फिर क्या होगा? और इसका इजहार उन्होंने कल AJ के असम्बली में भी किया। इसी पे आज बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं सईद खालिद साहब, फॉर्मर एम्बेसडर हैं। बहुत शुक्रिया एम्बेसडर साहब आपका। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, रिनाउंड एनालिस्ट हैं। जनरल साहब आपका भी बेहद शुक्रिया। और अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, फॉर्मर फॉरेन मिनिस्टर एंड पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशंस। एम्बेसडर साहब, आई विल स्टार्ट विद यू। आपको क्या लग रहा है कि ये जो कल एक सेशन होने जा रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी बातें भी हो रही हैं कि जी पता नहीं हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, कोई बहुत ही अचंभे की चीज़ होने जा रही है, जबकि हमारे फॉरेन मिनिस्टर साहब ने एक चीज़ कही भी, और वो ये कि हमें अहमकों की जन्नत में नहीं रहना चाहिए और बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार भी नहीं होना चाहिए। कोई वहाँ पर फूलों के हार लेकर हमारे लिए नहीं खड़ा होगा। सो मुश्किल सफ़र तो होगा, लेकिन कल जो आगाज़ है वो आपकी नज़र में कैसा है? एक नुक्ता ऐसा है जिस पे अक्सर लोगों का अभी तक यानी उनका ख्याल नहीं गया। वो नुक्ता ये है कि दुनिया में कुल इस वक्त 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक। और उनमें से 3 न्यूक्लियर पावर इस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो गई हैं, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। ठीक है। ये अभी लोगों ने इसको हाईलाइट नहीं किया। ये बहुत बड़ा यानी स्टेप इंडिया ने ले लिया इस तरह से कि तीसरी न्यूक्लियर पावर को भी इन्वॉल्व कर लिया है। सही। तो अभी तक लोग ये कहते थे कि ये न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट है, यहाँ पे न्यूक्लियर वॉर हो सकती है, वर्ल्ड वॉर हो सकती है। और दुनिया के 9 न्यूक्लियर पावर्स में से 3 यहाँ पे इसमें डायरेक्टली यानी इन्वॉल्व हो गई हैं बिकॉज ऑफ द सिंपल रीज़न कि इंडिया ने एक
बहुत ही ड्रास्टिक चीज़ कर दी है। ठीक है। तो यहाँ से तो आप ज़रा सोच लें कि जब अब सिक्योरिटी काउंसिल के 15 मेंबर्स बैठेंगे तो ये चीज़ मंडला रही है, यानी कि ये सिर्फ पाकिस्तान इंडिया का झगड़ा नहीं है, इसमें चाइना भी इन्वॉल्व है। सही। और चाइना ने कन्वीन किया मीटिंग। तो ये कुछ इस दफ़ा सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ हो गई है, और इसकी जो यानी सीरियसनेस है, जो ग्रेविटी है सिचुएशन की, वो और ज़्यादा उजागर हो गई है। और जब इंडियन फॉरेन मिनिस्टर भी गए थे दिल्ली से कह रहा हूँ, बीजिंग गए थे, तो अगर आप उसकी जो तस्वीरें थी उस मीटिंग की, अगर आप बॉडी लैंग्वेज देखें तो उससे अंदाज़ा ये हो रहा था कि चीनी फॉरेन मिनिस्टर झाड़ रहा है इंडियन फॉरेन मिनिस्टर को। और ये लोग भीगी बिल्ली बन के सामने बैठे हुए थे और ऐसे ऐसे कर रहे थे। यानी चाइना इज एक्सट्रीमली अनॉयड कि आप इस किस्म का स्टेप नहीं ले सकते। मैं अपना इंडिया पाकिस्तान का ज़्यादा बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को मालूम है यहाँ पे बैकग्राउंड सारा पिछले 70 साल 72 साल से क्या हो रहा है। एक चीज़ और यहाँ पे कह दूँ कि मनमोहन सिंह जो है साबका वज़ीर ख़ारजा, उन्होंने कहा कि मैं पाकिस्तानी फॉरेन सर्विस को ट्रिब्यूट पे करता हूँ कि इन्होंने कश्मीर इशू को अलाइव रखा है। ओके, सही। यानी कि ऐसे मौके भी आए कि दुनिया का इंटरेस्ट नहीं था, खत्म कम हो गया था, और रिसेंटली ये हुआ कि इंडिया का जो इकोनॉमिक पावर का स्टेटस है उसकी वजह से बहुत से लोग चुप हैं, लेकिन ये उन्होंने ख़ुद मौका फराहम किया है कि ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि और ममालिक जो हैं वो भी अब सामने बैठेंगे और वो पूछेंगे कि ये आपने क्या किया है। हमने नहीं किया, उन्होंने किया है। उन्होंने री इंटरनेशनलाइज कर दिया है कश्मीर इशू को। सही है। तो कॉन्ट्रडिक्शन आ गई है। मोदी साहब आज भी कहते हैं ये हमारा अंदरूनी मसला है पाकिस्तान, लेकिन अब वो आप कह रहे हैं कि उसको एक दफ़ा फिर जिंदा कर दिया, पाकिस्तान का जिक्र नहीं किया, इमरान खान का जिक्र नहीं किया। इंटरनल मैटर बोलते हैं। वी डोंट एग्जिस्ट, इंटरनल मैटर है। लेकिन जरा देख लें कि दुनिया में क्या हो रहा है और न्यूयॉर्क में क्या होने वाला है। अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब आपकी तरफ आती हूँ। सर, ये फरमाइएगा कि जिस तरीके से हम ये बात कर रहे हैं कि आज जो खबरें आ रही हैं कि रशिया ने ये फैसला किया कि सलामती काउंसिल के इजलास में कश्मीर की मुखालफत नहीं करेगा, फिर चाइना के हवाले से ऑब्वियसली एक स्टांस उनका है, वो चाहे लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में हो या अदरवाइज हो, वो सारी चीज़ें 370 और 35A के ज़िम्मन में वो बात भी करता नज़र आ रहा है। अब ये सिक्योरिटी काउंसिल या यूनाइटेड नेशंस, आप क्योंकि वहाँ पर एम्बेसडर रहे भी हैं, हम हमेशा ये बात करते हैं कि वहाँ खुद से क्यों नोटिस नहीं लिया गया आज तक कि उनकी रेजोल्यूशंस पर अमल दरामद नहीं हो रहा, और कल से एक बार फिर ये डिबेट जनरेट होना कितना आपको लगता है कि फेवरेबल हो सकता है फॉर पाकिस्तान एंड ऑब्वियसली सबसे ज़्यादा ज़रूरी कश्मीर और कश्मीरियों के लिए? देखिए, मेरी राय कुछ बाकी दोस्तों से मुख्तलिफ है इस लिहाज से कि हमने सही मानों में हमारा होमवर्क नहीं किया, जबकि हर एक को मालूम था कि अगर ये मामला कोई भी उठता है तो ये सिक्योरिटी काउंसिल ही जा सकता है, और सिक्योरिटी काउंसिल में जो फैसले होंगे 5 परमानेंट मेंबर्स के, वो ज़्यादा सुने जाएंगे या फिर आपको अक्सरियत से वोटिंग करवानी पड़ेगी, जो बड़ा मुश्किल होता है। अब इसमें रूस और चीन से मैं कई महीनों से कह रहा हूँ, इससे आप तबादला ख्याल करें और इन्हें तैयार करें। ये हमने नहीं किया। फिर मैंने पहले भी कहा था कि जब प्राइम मिनिस्टर साहब अमेरिका गए कि डोनाल्ड ट्रंप से आप बात कीजिए कि आप मीडिएट करना चाहते हैं, तो बेस्ट फोरम फॉर दिस मीडिएशन इज़ द सिक्योरिटी काउंसिल, इसलिए कि सिक्योरिटी काउंसिल आप दोनों को मजबूर कर सकता है कि आप बात भी करें, लेकिन आपके तरफ से जो लोग वहाँ राय पेश करने जाएंगे
उनको बड़ा अग्रेसिव और वेल प्रिपेयर्ड होना पड़ेगा, जो इस वक्त मुझे नज़र नहीं आ रहा है कल के लिए ख़ास तौर। ठीक। लिहाजा मैं नहीं समझता कि सिक्योरिटी काउंसिल से कल आप कुछ हासिल कर सकेंगे। ओके, और राइट, मैं यही नुक्ता जनरल साहब, ये जो अभी हुसैन हारून साहब बात कर रहे हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि अभी जिस टाइम पे ये आर्टिकल 370 और 35A का खात्मा हो रहा था, तो भी इंडिया में क्या हो रहा था कि उनका फॉरेन ऑफिस जो है वो फॉरेन इनवॉइस को बुलाकर उनको ब्रीफ कर रहा था कि इकदाम जिस तरीके से भी वो जस्टिफाई कर रहे हैं, वट एवर देयर रीज़न इज़, वो जो भी बताना चाह रहे थे वो बता रहे थे, लेकिन हम जो है वो क्या कर रहे थे। और अभी जो हुसैन हारून साहब ने बात की कि ये तो हमेशा से अलमिया हमारा रहा है कि हम शायद उतना एग्रेसिव या उतना वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं। सो इस बार कल आप क्या समझ रहे हैं कि दोबारा से इशू तो खुद जिंदा हो गया, लेकिन हमारी अपनी तैयारी कितनी है? देखिए, हमारी तैयारी का अंदाज़ा आप जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर है उस बयान से लगा सकती हैं, जिसका आपने हवाला भी दिया है कि हम जा तो रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल में, उसको कोई भी वीटो कर सकता है, और आप अहमकों की जन्नत में ना रहें या वहाँ पे खीरनी पड़ी हुई है। और उन्होंने कहा ये जो उम्मा की लीडरशिप है वो तो वहाँ पे इंटरेस्ट वहाँ पे इनका किसी और जगह पे है। एक डिफीटिस्ट माइंडसेट नज़र आया मुझे इससे, जो मुझे शदीद उससे तकलीफ़ है। इसलिए है, देखिए जो हम कर रहे हैं ये हुज्जत तमाम हमने करनी ही थी, इसके बगैर पाकिस्तान के पास और चाराकार कोई नहीं। ये रियलिटी भी तो है कहीं ना कहीं जनरल साहब, सो मच फॉर उम्मा के सर, वो उधर इन्वेस्टमेंट हो रही है, यूएई का एम्बेसडर कुछ और बयान दे रहा है। मैं उस तरफ आ रहा हूँ, मैं उस तरफ आ रहा हूँ सादिया, मैं उस तरफ आ रहा हूँ, सिर्फ बातों में सादिया नजर आता है। मैं उस तरफ आ रहा हूँ। जी जी जी, फरमाइए फरमाइए सादिया, मैं उस तरफ आ रहा हूँ। मैं सिर्फ जो बात ही कर रहा हूँ कि भाई प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि ये आरएसएस का एजेंडा है जो इस पूरे खित्ते को नहीं सिर्फ पाकिस्तान को भी लपेट में ले लेगा, फिर दुनिया को लपेट में ले लेगा। प्राइम मिनिस्टर के बयान क्यों, देखिए क्या बात है, और फॉरेन मिनिस्टर क्या कह रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि पाकिस्तान छत खड़े होंगे। वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये गोल मोल सा कोई चीज़ हो जाएगी। वो इसलिए हो जाएगी कि मोदी साहब ने कि ये स्टेप वैसे नहीं लिया, ये सैंक्शनड है, और जिसमें शामिल है अमेरिका, जिसमें शामिल है बरतानिया, जिसमें शामिल है फ्रांस। अब सारे हम बातें कर रहे हैं लेकिन ये शामिल है उसकी चीज़ में। एक नंबर 2, मुझे अब चिढ़ हो गई है जब हम बात करते हैं मुस्लिम उम्मा की, प्लीज़ ये बात मत कीजिए। नंबर 2, मुझे चिढ़ हो गई है कि इस्लामी ब्रादर मुल्क में चिढ़ हो गई है इससे। सऊदी अरेबिया जब मसला बनता है पाकिस्तान की तरफ दौड़ते हैं, और हमारी पूरी अवाम अपनी जान और अपनी थैली पे लग के वहाँ पहुँच जाती है। पाकिस्तान फौज भेजता है, अपना नुकसान कर लेता है। और जब मेरे कश्मीरी भाइयों का खून बह रहा है, उनको इतना एहसास नहीं था कि वो बात नहीं कर सकते थे। क्या उनके लिए ज़रूरी था उसी वक्त भारत में 72 अरब डॉलर की सरमायाकारी करें ताकि वो और पैसे कमाएं और उस पैसे के ज़रिए मेरे कश्मीर भाइयों को और खून करें? क्या यूएई को अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जो जाना है वो क्या बनना है? मुझे चिढ़ हो गई इससे। ये 2 चीज़ हम नहीं इस्तेमाल कर सके। तीसरी चीज़ जिससे मुझे इंतहाई चिढ़ है, और मैं ये आपकी वसासत से ये कहना ये चाहता हूँ कि खित्ते के अमन की ठेकेदारी पाकिस्तान की नहीं है। सिर्फ पाकिस्तान इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, इस खित्ते में अमन के लिए जिम्मेदारी और भी है। और इससे बढ़कर जिस तरीके से आपने अभी ये शॉर्ट सुनवाया था, जो बात कर रहे हैं, दुनिया के अमन की जिम्मेदारी पाकिस्तान की नहीं है। मोदी ने 5 अगस्त को ये पाकिस्तान की जिम्मेदारी ख़त्म कर दी है। अब इस खित्ते में दुनिया में अमन की जिम्मेदारी दुनिया की है, पाकिस्तान की नहीं है। चौथी चीज़ जिससे मुझे अभी तक समझ नहीं आई, मोदी पाकिस्तान की शहर काट रहा है, और हम कह रहे हैं कि अगर उसने एग्रेशन की तो हम उसका ये कर देंगे। इससे बड़ी एग्रेशन और क्या होगी? अगर वो इसको खुदा न खास्ता हजम कर लेता है, अगले स्टेप का हमें अंदाजा है क्या है? 1927 से लेकर वो चले हुए हैं अखंड भारत और सब करने के लिए। इसके बाद खुदा न खास्ता, अल्लाह करे मेरे मुंह में खाक हो, इसके बाद अगर ये हजम कर गया तो फिर गिलगित बल्तिस्तान है, फिर आप आज़ाद जम्मू कश्मीर है, उसके बाद पाकिस्तान निशाने पे है। मुझे इसमें कोई शक नहीं है 1927 सही कर रहे हैं। मुझे इसमें भी कोई शक नहीं है कि उनको इस जोग्राफी से इंटरेस्ट बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अब आपने कहा कि अगर ये हमने हजम कर लिया, वो बात सही है कि हम हजम नहीं कर रहे, हम क्या एक्शंस ले सकते हैं, बट साथ ही आपने ये कहा कि इस खित्ते के अमन की जिम्मेदारी हमारी नहीं है,
अब बाकी ममालिक क्या कर रहे हैं, वो अक़वाम आलम, मुस्लिम उम्मा के हद तक तो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू कि ये तो हमें बात ही नहीं करनी चाहिए। मुस्लिम उम्मा जो इस वक्त पता नहीं कहाँ है, जो इंसानी हुकूक से बढ़ के अपने मुफादात को तरजीह देते हुए नज़र आते हैं। मैं सर एक ब्रेक ले लें, मुख्तसर सा वक्फे से वापस आएंगे, डिस्कशन को हम यहीं से कंटिन्यू रखेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने अपनी स्पीचेस में और ट्वीट्स में भी ये जिक्र किया है, जो हम पहले भी बात कर रहे थे, आरएसएस आइडियोलॉजी को फॉलो करते हुए इस वक्त मोदी सरकार जो है वो तमाम इकदाम कर रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ये जेनोसाइड है और एथनिक क्लेंजिंग जो है वो मोदी सरकार जो है वो इस वक्त करना चाह रहे हैं। और सिर्फ उनका एग्रेशन यहीं पर ख़त्म नहीं हो रहा है, हम देख रहे हैं कि एलओसी की जो खिलाफ वर्जियाँ हैं वो भी बढ़ती चली जा रही हैं। आज भी एलओसी पर फायरिंग हुई है और उसमें पाक फ़ौज के 3 जवान भी शहीद हुए हैं। सो ये भी एक मामूल बन चुका है भारत की तरफ से। अब हम बात यहाँ पर यही कर रहे हैं कि पाकिस्तान को क्या करना है और पूरी दुनिया जो इस वक्त देख रही है कश्मीर की सूरत हाल, उसको क्या करना है। एक आपको मैं क्लिप दिखाती हूँ, ये है तो 1996 का। फॉर्मर रिपब्लिकन हैं इनके डाना रोहरा बैकर, उन्होंने 1996 में इंडिया की एड बंद करने के हवाले से, रोकने के हवाले से और कश्मीर में जो कुछ इंडिया कर रहा है उससे इसको लिंक करते हुए क्या कहा था 1996 में, जो आज भी सुनेंगे तो आपको लगता है कि आज भी वही हालात हैं, कुछ चेंज नहीं हुआ और कश्मीरी अवाम जो है वो बहुत सालों से यही जुल्म सितम बर्दाश्त कर रहे हैं। वो दिखाएगा। You can call these people terrorists in the Kashmir, but the real problem we all know is, and no one wants to say it, is that India has refused to hold an honest plebiscite as they were required to do by the United Nations for the last 40 years. And if the people of Kashmir had a right to vote on their own destiny, they would probably vote not to be part of India, and there would be no conflict. There would be no people killing other people. There would be no excuse for 1 million Indian soldiers to be stationed up in northern India. India has been condemned by Amnesty International, by Asia Watch, by honest people who are looking and trying to support human rights around the world. They've been condemned over and over and over again. Let those people in the Kashmir determine their own destiny through the ballot box rather than through bullets. That's the bottom line. And if we do that, if we insist on that, if we send that message tonight with this little tiny cut of $8 million, I will tell you this much. The tensions on the subcontinent will subside. Ballot box, not bullets. एम्बेसडर सईद खालिद साहब, आज भी हालात मुख्तलिफ तो नहीं है? जी, अब तो हालात यानी बहुत ही गंभीर हो गए हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। लेकिन एक छोटी सी करेक्शन मैं कर दूं पहले। अब मैंने गलती से कह दिया कि 9 न्यूक्लियर पावर्स हैं, क्योंकि चाइना का नाम 2 दफ़ा लिखा गया था उस लिस्ट में। 8 हैं। 8 न्यूक्लियर पावर्स हैं, P5+3, इंडिया, पाकिस्तान, इजराइल। 8 में से 3 जो हैं वो इसमें डायरेक्टली इम्प्लीकेट हो गए हैं। सही। अच्छा, अब मैं आता हूँ आपके सवाल की तरफ। मैं पिछले 5 साल से तो बहुत क्लोजली वॉच कर रहा हूँ बीजेपी का जो है प्रोग्राम और इनकी परफॉर्मेंस और जो ये करते आए हैं। तो 3 चीज़ें थीं जो कि इनको आरएसएस ने कहा था कि आपने करनी है और वो इन्होंने अडॉप्ट की हुई हैं। नंबर 1, पाकिस्तान को आपने आइसोलेट करना है दुनिया में। ठीक। नंबर 2, कश्मीरियों को दबा के इतना कुचल देना है कि वो आवाज़ ना उठा सकें। और फिर हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं 200 मिलियन, 20 करोड़, उनको मार्जिनलाइज कर देना है। उनके ऊपर इतनी यानी जुल्म और परसिक्यूशन करनी है कि वो मतलब पाँव में गिर जाए इनके। ये 3 पॉइंट एजेंडा है। और इस एजेंडे को अगर आप कश्मीर पे फोकस कर लें तो उन्होंने क्या किया, कश्मीर में एक स्टेट इलेक्शन कराया, उसमें ज़बरदस्ती कोalition गवर्नमेंट बीजेपी ने बनाई महबूबा मुफ्ती के साथ और उनको दबाव में रखा कि आप कोई रेजोल्यूशन पास कर दें जो हम 370 और 35A का कोई बंदोबस्त कर सकें। वो नहीं हुआ। आखिर में बीजेपी ने कहा अच्छा हम आपके साथ नहीं हैं, कोalition टूट गई नेचुरली, क्योंकि दोनों की कोalition थी, गवर्नर राज आ गया।
अभी सुना है कि वो नए इलेक्शन की तैयारियां कर रहे थे और नए इलेक्शन जो हैं वो यानी धांधली करके उसको किसी तरह से अपनी एक कठपुतली सी असेंबली बना के शायद उससे ये रेजोल्यूशन अडॉप्ट करवाना चाहते थे। लेकिन महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला, फ़ारूक अब्दुल्ला और नया जो एक यंग आया है स्पोक्समैन फैसल, शाह फैसल, इन्होंने सब ने ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस की। कुछ इनमें से लोग दिल्ली गए, को भी अरेस्ट कर लिया है, अरेस्ट कर लिया बिल्कुल। और इन्होंने जाके अरेस्ट किया जा रहा है। कन्फ्रंट किया है दिल्ली में जाके, इन्होंने 4 तारीख को कन्फ्रंट किया है कि तुम क्या करना चाहते हो। कुछ नहीं कहा, इनको कुछ नहीं बताया। अब फ़ारूक अब्दुल्ला ने या उमर अब्दुल्ला ने गवर्नर को फ़ोन किया, उसने कहा हाँ मैं भी दिल्ली से आ रहा हूँ, कुछ नहीं, ये मुझे ये 370 के बारे में कुछ नहीं कहा गया। अब ये तो यानी डिसेप्शन का और फ्रॉड का, ये झूठ का ये आलम है। राहुल गांधी ने कहा कि ये कंपल्सिव लायर है ये बंदा। तो नरेंद्र मोदी का जो राइट हैंड मैन है अमित शाह, ये लोग सच नहीं बोल सकते, यानी इनकी नेचर में नहीं है, ये झूठ ही बोलते हैं और सारे काम ये झूठ से निकालना चाहते हैं। लेकिन देखें अल्लाह का ये नहीं करना है ये। लेकिन ये आपकी बात सही है, बट अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब इसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए वो बेशक झूठ बोल रहे हैं, बट जब हम वो अभी जिस तरह जनरल साहब भी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि वो मुस्लिम उम्मा का कॉन्सेप्ट और हम OIC को बिल्कुल नाकाम देखते हैं, इन तमाम चीज़ों पे वो झूठ कहीं ना कहीं आलमी बरादरी बाय करती भी तो नज़र आ रही है। हम बिल्कुल कहते हैं, मैं किसी पे भी, किसी के जुमले पे, किसी के बयान पे बिल्कुल शक नहीं कर रही हूँ कि हमारे अंदर जज्बा है, हम चाहते हैं, वो पेट्रोटिज्म भी है, सब चाहते हैं कश्मीर आज़ाद हो। बट जब हम कहते हैं कि हम कश्मीर आज़ाद करा के रहेंगे, हक के खुद इरादियत कश्मीरी बहन भाइयों को दिला कर रहेंगे, सर कैसे दिलाएंगे? देखिए बीबी, अगर आप ज़रा मौका दें, जो खालिद साहब भी कह रहे हैं, जो जनरल साहब भी कह रहे हैं, वो दुरुस्त फरमा रहे हैं। लेकिन अगर आप मुझसे सुनना चाहते हैं कि रास्ता क्या अख्तियार किया जाए, तो कई बातें हैं जो मैं आपके सामने पेश करने के लिए तैयार हूँ, जो अवाम मुत्तहिदा से ताल्लुक़ रखती हैं। सबसे पहले तो जी आपको सिक्योरिटी काउंसिल तैयारी से जाना चाहिए था, 8-10 बड़े से बड़े अपने वकला को साथ ले जाना चाहिए था। द यूनाइटेड नेशंस, दिस स्पेशल स्टेटस इज डिस्ट्रॉयड as it was destroyed in East Timor, as it was destroyed in southern Sudan, etc. We have to be very careful and very much prepared. बिल्कुल सही। अब जनरल साहब यही वो चीजें हैं जिनका जिक्र हुसैन हारून साहब कर रहे हैं कि वो जो जी सर मुकम्मल कर लीजिए। देखिए, मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि Jawaharlal Nehru at every stage has said in every forum that this has to be resolved by the Constituent Assembly and the people of Kashmir. This has not been decided by either of them. These are open to severe violations of international law. For that, we must take the Security Council into confidence. We should have gone much earlier. We've taken a very passive role. अमेरिका चले गए जी के अमेरिका कर लेगा, तो फिर अमेरिका को अब कहे ना कि आप करते क्यों नहीं है. We have to be aggressive. We have to be very aggressive with the whole world on the facts of the matter now. Thank you. ठीक, वो एक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो ज़रूरत है, और जो आपने कहा कि बहुत पहले चले जाना चाहिए था। जी जनरल साहब, आप फरमा रहे थे कुछ। जी, मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि हुसैन हारून साहब ने बहुत अच्छी बातें की हैं और बिल्कुल सही बातें की हैं कि हमारी तैयारी जो डिप्लोमेटिक ऑफेंसिव अब लॉन्च करने जा रहे हैं, इसके लिए तैयारी क्या होगी, वो एक जो इन्होंने जो बातें की हैं बिल्कुल सही हैं। मैंने आपसे पहले भी अर्ज़ की थी, जब मेरा फॉरेन मिनिस्टर मुझे मायूस किन बातें सुनाएगा तो लगता है यूँ कि वो तो तैयार ही नहीं है इस सिलसिले में। एक तो ये बड़ा क्लियर है, और इसमें इन जैसे जो हमारे तजुर्बेकार दोस्त हैं जिन्होंने इतनी बड़ी सर्विस की हुई है पाकिस्तान के लिए, इनको साथ रखें, इनको हमारे लॉयर्स को साथ रखें। एक और मैं जिस तरफ आपको इशारा करना चाहता हूँ, जब मोदी साहब ने ये कदम उठाया, उन्होंने UN सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद थी उनको लात मार दी। उन्होंने शिमला एकॉर्ड, जिसमें वाज़े लिखा हुआ है कि जब तक ये बातचीत के ज़रिए मसला तय नहीं होता तो दोनों फ़रीक़ैन पे ये लाजिम है
कि वो जो ग्राउंड सिचुएशंस को चेंज नहीं करेंगे, उन्होंने उस पर लात मार दी। लाहौर डिक्लेरेशन में जो भी हुआ हम उसको और समझते रहे, एक्चुअली डिक्लेरेशन कुछ और थी, क्योंकि जैसे ही वाजपेयी साहब यहाँ से वापस गए हैं और न्यू दिल्ली उतरे हैं, तो जब उनके लोगों ने पूछा, मीडिया के लोगों ने, कि आप तो वहाँ कश्मीर की बात कर, उसने कहा जी मैंने अपने कश्मीर की बात नहीं की, मैं तो उस कश्मीर की बात की है जो पाकिस्तान जिस पर कब्जा करके बैठा हुआ है। तो अर्ज़ ये है कि मोदी ने तमाम इंटरनेशनल जो भी कवानीन थे, जो लॉज थे या ट्रीटीज़ थी, उनको लात मार दिया उसने। और ये वो सिर्फ वैसे नहीं कर सकता, जब तक उसको पूरी पुष्टपनाही नहीं है उनकी अपनी पब्लिक की, उसके पास वोट्स हैं, असेंबली में वो कुछ कर सकता है, वो अलग बात है। जब सुप्रीम कोर्ट की हम बात कर रहे हैं, इंडियन सुप्रीम कोर्ट की, अभी रिसेंटली उसने कोई जज लगाए हैं वहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया था और ये कमज़ोर केस करके लेकर गए थे सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट ने इसको होल्ड किया हुआ है। ये उसके लिए एक, उन्होंने अपने लिए एक वॉल्व रखा हुआ है कि वाया मीडिया अगर कोई इंटरनेशनली प्रेशर बहुत ज़्यादा बनता है जो मोदी साहब बर्दाश्त ना कर सकें या इंटरनली हालत सिचुएशन ना हो, तो कोर्ट्स की मदद को आ जाएगी। अगर दुनिया ने या ना किया तो सुप्रीम कोर्ट मोदी के हक में फैसला देगी, क्योंकि जिस किस्म की बातचीत वो कर रहा है वहाँ पे भारत में उसके मुखालिफ खड़े होने वाला कोई नहीं है। ठीक है, वहाँ के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं चंदे को बात कर रहे हैं, हमने बात सुनी है उनके जो असेंबली में जो बात हुई उसमें भी उन्होंने ये कहा है कि हम इसके मुखालिफ नहीं है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर तो हमारा टू टंग है, हमें सिर्फ जो एतराज़ है वो इस तरीक़ाकार से है, यानी इसको कोई रद्द नहीं किसी ने भी किया, ये हमें क्लियर होना चाहिए। ठीक हो गया जी। एक चीज़ और जो मुझे समझता हूँ कि भाई हमें पाकिस्तान को भी क्लियर होना चाहिए, एक जो नैरेटिव बड़ा स्ट्रांगली डेवलप किया जा रहा है कि पाकिस्तान को पहले इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहिए। चलिए, उससे पहले तो हमारे जो भी था, ये पिछले 11 साल से तो हम लगे हुए थे ना इसमें, हम 11 साल में तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं हुई, अगले 11 साल भी अगर नहीं होगी तो क्या हम टाइम दे देंगे कि मोदी कश्मीरियों को ख़त्म कर दे इस चीज़ को? नंबर एक। नंबर दो कि भारत बहुत ताकतवर है। अगर भारत ताकतवर होता, सादिया, मैं फ़ौजी आदमी हूँ, ये मेरे ईमान का हिस्सा है, हो सकता है कि मैं वो इस्लाम के लिहाज से ठीक ना हो, कि जिस दिन मोदी को भारत को, क्योंकि कांग्रेस और मोदी इस लिहाज पे बिल्कुल मुत्तफिक हैं कि पाकिस्तान को ख़त्म करना है, अगर उनको जिस दिन ये यकीन हुआ कि वो पाकिस्तान को ले जा सकते हैं, वो पाकिस्तान को चढ़ दौड़ेंगे। अब वो दुनिया क्या कर रही है आपके साथ? दुनिया ये कर रही है, उनको पता है कि पाकिस्तान हमेशा ही, चूंकि पोजीशन वीकनेस की हम बात कर रहे हैं, हमारे मुल्क के अंदर जो बयानिया है, मेरी अपोजिशन को खुदा अल्लाह ताला इनको हदायत फरमाए, इतना बड़ा पाकिस्तान के साथ हादसा हो गया है, वो जाने जा रहा है, और वो क्यों जॉइंट सेशन टूट के आ गए, किसी एक खातून को गिरफ्तार हो गए, एक शख्सियत के लिए कौमी मफादात के जो बहस हो रही थी उसको उन्होंने डाल दिया इसके बीच में। जब इस किस्म का नैरेटिव आपके मुल्क के अंदर है, आप बिल्कुल सही है, एक पोजीशन वीकनेस से बात करते रहे हैं जी। हम अमन की ख्वाहिश है जी हमारे लिए, हम अमन की ख्वाहिश रखते हैं, ये आप एग्जैक्टली वही बात, बिल्कुल सही है। यानी आप लोगों का इस पे इत्तेफाक है, आपने भी यही कहा है, हुसैन हारून साहब भी यही फरमा रहे हैं कि आप जो है वो इतना ज़्यादा वीक होकर बात ना करें, आप जो है वो अग्रेसिव एक आपकी स्ट्रेटजी पॉलिसी होनी चाहिए, वो नज़र आनी चाहिए और तैयारी होनी चाहिए। बहुत सारी सेइंग्स नेहरू की खुद इस प्रोग्राम में हमें हुसैन हारून साहब ने बता दिए हैं। एंड आई जस्ट वंडर कि फ़ॉरेन ऑफिस का जब भी जिक्र करते हैं, जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि उनके फॉरेन मिनिस्टर के तो खुद के बयान से काफ़ी उनको मायूसी हुई है। मुझे एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आएंगे, सईद खालिद साहब का भी इस पर मौक़िफ़ जानेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। एम्बेसडर साहब, फॉरेन ऑफिस की जब भी हम बात करते हैं बड़ा क्रिटिसिज्म होता है। अभी भी ये बात हो रही थी ब्रेक पे जाने से पहले कि वेल प्रिपेयर्ड नहीं होते हैं, या हमारी जो स्ट्रैटेजी होनी चाहिए वो नहीं होती है, हम बहुत पैसिव एक पॉलिसी लेकर चल रहे होते हैं, एक्टिव डिप्लोमेसी जो है वो नहीं होती है। ये वाकई ये सब सही है फॉरेन ऑफिस के बारे में, या फिर कुछ ज्यादती कर जाते हैं हम क्रिटिसिज्म के अंदर? यानी दो किस्म की डिप्लोमेसी है ना, एक जो डिप्लोमेसी बिहाइंड क्लोज डोर्स होती है जिसमें चीज़ें सीरियसली डिस्कस की जाती हैं, और एक है पब्लिक डिप्लोमेसी जिसमें आप बयान जारी करते रहते हैं रोज़। तो हो सकता है कि हमारे बयानों में कुछ कमी रह गई हो, लेकिन हकीकत ये है कि जब से आपकी नज़र में फॉरेन मिनिस्टर, और ये आपकी बात कर चुकी, क्योंकि जनरल साहब ने उस बयान का जिक्र किया था, मैंने भी इंट्रो में बताया था, जो फॉरेन मिनिस्टर ने कहा था वो रियलिटी तो है,
बट इस सिचुएशन में, इन सर्कमस्टांसेस में, वो एक फॉरेन मिनिस्टर के मुंह से वो चीज़ आनी चाहिए थी। यानी उन्हें इतना शायद इस तरह से नेगेटिवली नहीं कहना चाहिए था। इस पे पॉजिटिव स्पिन भी हो सकती है। उन्होंने एक तरह से अपनी तरफ से उन्होंने कॉशन कर दिया है, लेकिन तैयारी बराबर है, फुल है तैयारी, और 5 तारीख से तैयारी शुरू हुई है। और इस तैयारी का उन्होंने उठाया, इस तैयारी का यानी सबूत ये है कि 2 दिन के अंदर मीटिंग सिक्योरिटी काउंसिल की बुला ली गई है। और इससे पहले हम इसको पब्लिक नहीं करना चाहते थे क्योंकि चाइना के साथ कंसल्टेशन करनी थी। वो फॉरेन मिनिस्टर वहाँ गए, कंसल्टेशन हो गई, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स तैयार हो गए, लेटर तैयार हो गया, मलिहा लोधी साहबा को चला गया जो उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल की प्रेसिडेंट को हैंड ओवर किया। उन्होंने मीटिंग कॉल कर ली है। अब ये एक क्लोज डोर मीटिंग होगी, इसमें प्रेस नहीं होगा कल, और जी फर्स्ट मीटिंग ये कल होगी। और उन्होंने मतलब अर्जेंसी से देखे ना कि उन्होंने ये नहीं कहा कि हम 3-4 दिन बाद करेंगे, नहीं, कल हो रही है मीटिंग। और इसमें वो असेस करेंगे कि ये जो स्टेप लिया है मोदी और उनके होम मिनिस्टर ने जो स्टेप्स लिए हैं, और जिस तरह से इसको बुलडोज किया है, और जिस तरह के रिएक्शंस आ रहे हैं, इंडिया में भी आ रहे हैं, और जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया दिखा रहा है ग्राउंड सिचुएशन क्या है, कि इतने दिन हो गए हैं, कर्फ्यू लगे हुए हैं, लोग बाहर नहीं निकल सकते, बहुत ही सीरियस सिचुएशन है ना। तो मोदी अब जो मर्जी कह लें जाके लाल किले में, आई थिंक वी शुड अप्रिशिएट कि इंटरनेशनल मीडिया जो है उसने वो दिखा रहे हैं, और उनके इनफैक्ट इंडियन गवर्नमेंट ने उन पेपर्स को, न्यूज़पेपर्स को लिखा भी कि नहीं ये हकीकत से हट के है, बट वो अपनी स्टोरीज पर कायम रहे। बिल्कुल। और उन्होंने तो वो अपने जर्नलिस्ट भेजे के लिए, यानी ये मैं इतना बताता चलूं कि ये कल मीटिंग होगी, इसमें इसको, इस सिचुएशन की जो सीरियसनेस है उसको एड्रेस किया जाएगा। और अब ये हमारे ऊपर और हमारे जो दोस्त ममालिक हैं, ख़ास तौर पे चाइना के ऊपर है कि वो किस हद तक उनको बाकी मेंबर्स को कन्विंस कर सकते हैं। मैं देख रहा हूँ एक चीज़ वैसे जहन में आ रही है, सॉरी, कि ये अभी तो एक बहुत एक्सट्रीम का एक इकदाम हमने देख लिया ना इंडिया की तरफ से। उसके बाद फिर कि अगर अब हमने ये तस्लीम कर लिया तो फिर तो उसको आपने वो एक लाइसेंस टू किल दे दिया, जो कि ऑलरेडी उसके पास एक तरह से है, जो कुछ वो करता फिर रहा है। बट द पॉइंट इज कि अभी तक इतने सालों के बाद भी सिक्योरिटी काउंसिल अपने रेजोल्यूशंस पे अमल दरामद नहीं करा सकी। सो ये इटसेल्फ उनका फेलियर भी तो है ना, कि भाई आप एक मुल्क से करवा ही नहीं पा रहे हैं, आपकी अपनी मंजूर शुदा करारदाद है। काउंसिल वही करती है जो कि मेंबर स्टेट्स चाहते हैं। 15 मेंबर होते हैं, 5 परमानेंट मेंबर होते हैं, और वही होता है, वही एजेंडा आता है जो 5 तो इंडिया का इन्फ्लुएंस वहां पे इस्तेमाल हो रहा है। तो इस दफा क्या चेंज हो जाएगा? वो हो रहा है, लेकिन अब उन्होंने देखें, इसमें एक रेड लाइन थी, वो रेड लाइन इंडिया ने क्रॉस कर ली है, और अब इसको एड्रेस करना है। कैसे आगे जाते हैं, वो प्रेसिडेंशियल कोई स्टेटमेंट आती है सिक्योरिटी काउंसिल की, या फर्दर जनरल डिबेट होती है, ये पता चलेगा 1-2 दिन में। ठीक है जनरल साहब, ये ऑब्वियसली प्राइम मिनिस्टर की जब हम बार बार बात करें तो उन्होंने वार्न किया था, क्या वो रीज़न है कि इंटरनेशनल कम्युनिटी या दीगर ममालिक इस चीज़ को, या सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस इस चीज़ को सीरियस ले रहे हैं, कि उन्होंने कहा था कि दायरा यहाँ तक महदूद नहीं रहेगा, और ये वो हिटलर वाला टाइम, वो नाज़ी पार्टी वाली चीज़ें जो हैं वो करना शुरू हो गए। और फिर जो भी एम्बेसडर साहब भी यहाँ पर बात कर रहे थे कि ये भारत के अंदर भी हमें एक चीज़ नज़र आ रही है ना, वहाँ पे उनकी, आज मैं देख रही थी 67+ मूवमेंट्स हैं, आज़ादी की तहरीकें जो हैं वो चल रही हैं। नागालैंड देख लें, उन्होंने कल इंडिपेंडेंस जो है वो अलहदगी का ऐलान कर दिया है भारत से, आज उन्होंने यौम स्याह के तौर पे मनाया है, कल पाकिस्तान के साथ उन्होंने। तो आपको लग रहा है कि अब भारत खुद जो है वो अपने बंटवारे की तरफ जा रहा है, इतनी ज़्यादा तहरीकें बढ़ती चली जा रही हैं? सिर्फ आसाम में 37 तहरीकें। देखिए, इसमें तो देखिए, मैं जो कहने लगा हूँ ना, 2014 में जब मोदी साहब आए थे ना, तो मैंने उस वक्त एक आर्टिकल लिखा था कि मोदी वर्सेस इंडिया, और उसके लबोलबाब ये था कि अगर तो आपने इस शख्स को अपने आप को कंसोलिडेट करने दिया, बहुत ताकत हो गई, तो ये वैसे जो स्टीम रोल करना शुरू कर देगा, इस खित्ते में आग लगा देगा इस शख्स, और वो लाइकली ये है कि पाकिस्तान उसके रास्ते में रुकावट है और उसको वो गिराने की कोशिश करेगा। दूसरी जो मैंने बात लिखी थी वो ये थी कि ये तो पॉसिबल नहीं है, जो मैं सोच रहा हूँ कि मोदी को इतनी ताकत या इंडिया इतनी ताकत हासिल कर लेगा, लेकिन ये पॉसिबल है कि जो मोदी साहब कर रहे हैं, एक तो सेकुलरिज्म का जो एक उन्होंने एक बॉन्ड एक था वो थोड़ा बहुत जो वो ख़त्म कर दिया, फिर जो ब्राह्मण साम्राज्य है, जो ब्राह्मण ज़ायनिज़्म है,
ये देखिए, हिंदुत्व की जो डेफिनेशन है वो शायद ज़्यादा क्लियर नहीं। ये ब्राह्मण साम्राज्य का जो थॉट प्रोसेस है ना कि भाई हमारे अलावा दुनिया में किसी और को इंसान होने का ही हक नहीं है। वो 60% से ज़्यादा जो हिंदू हैं, दलित्स हैं, उनको वो इंसान समझने को तैयार नहीं है, वो उनके खिलाफ है। हमारा मीडिया चूँकि भारत को ज़्यादा वॉच नहीं करता, ईस्टर्न इंडिया में जो टेररिज्म हो रहा है इस वक्त, वो शायद हमें अंदाज़ा नहीं है कितना बड़ा टेररिज्म है ये, और वहाँ आग लगी हुई है, हमें अंदाज़ा नहीं है इस चीज़ का। एक चीज़ जिसका हमें और जो हमें अंदाज़ा नहीं है, भारत की इकॉनमी टैंक कर रही है। हम अपनी इकॉनमी को रोए हैं, तो भारत की इकॉनमी का भी बड़ा कर होता जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। अगर हमें मसला बनेगा तो भारत को भी मसला बनेगा बहुत ज़्यादा। तो ये भी एक मतलब हमें चाहिए। और जो उनकी 7 सिस्टर स्टेट्स है वहाँ वैसे आग लगी हुई है। तो ये है कि मोदी साहब ने ये जो ब्राह्मण साम्राज्य के आए मोहरे के तौर पर आए हैं, जो बिग मनी है इंडिया की उनके साथ लेके आई है इसको, कि उनका अगर ये एजेंडा फॉलो करेगा तो भारत तो टूटेगा, और आज नहीं कल टूटेगा। देखिए, जब लहू आप कश्मीरियों का, गरीब मुसलमानों का खून बहा रहे हैं, जिस बेदर्दी से उनके साथ सलूक किया जा रहा है, वो मैं और आप तो इंसान है ना, उसके ऊपर भी तो कोई एक चीज़ बैठी हुई है, वो कैसे ही होने देंगे ये? तो भारत का टूटना तो मुकद्दर में लिखा गया बिल्कुल सही है ये सर। मुझे इसमें बिल्कुल कोई ठीक है। और ये वो लोग जो खामोश हैं इंडिया के अंदर, जो इन ज्यादतियों पर और इस जुल्म पर खामोश हैं, उनको भी ये सोचने की जरूरत है। ये जो जेनोसाइड है, ये जो एथनिक क्लेंजिंग हमें नजर आ रही है, ये सिलसिला आज शुरू हुआ है अगर मुसलमानों से, तो ये फिर और अकलियतों तक भी जाएगा। ये जिस माइंडसेट की जनरल साहब बात कर रहे हैं, ये समझने की जरूरत है कि अगर यही सोच वहां परवान चढ़ी है कि सिर्फ और सिर्फ एक वो जो इनका हिंदुत्व फाशिज्म अरूज पर नजर आ रहा है आपको, अगर वही चीज़ आगे बढ़ती चली गई तो ये मुसलमान तक सिलसिला महदूद नहीं रहेगा। ये आगे और अकलियतों की भी बारी आएगी जो आज खामोश नज़र आ रहे हैं, मेजॉरिटी जिनकी खामोश नज़र आ रही है। जनरल गुलाम मुस्तफ़ा साहब, एम्बेसडर सईद खालिद साहब एंड अब्दुल्ला हुसैन हारून साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तीनों का प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफ़िज़।